अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद 18 मार्च को पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनाकिद किया गया था, लेकिन इस इजलास में PTI और उसकी इत्तेहादी जमातों ने शिरकत नहीं की थी। मगर अब पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाकर उसमें PTI समेत अपोजिशन जमातों को शिरकत के लिए कायल करने की तजवीज़ सामने आई है, जिसे मुस्लिम लीग नून ने भी कबूल कर लिया है और PTI को कायल करने की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को दी है। कल एक तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की थी कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाए और उन जमातों को भी शिरकत के लिए कायल किया जाए जो किसी वजह से पहले इजलास में नहीं आ सकी थी। पीपल्स पार्टी इस हवाले से हुकूमत की मदद करेगी। नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से कि वो फिर से 1 महीने के बाद सही तो एक बार फिर कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए। वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, जो भी हमसे हो सकता है कि हम हुकूमत को मदद करें। इस पर आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। बिलावल कोई पेशरफ्त कर लेते हैं तो हम उसे वेलकम करेंगे। जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि PTI को दोबारा इस कोशिश में शामिल करने के लिए, ऑन बोर्ड करने के लिए जो है वो इजलास दोबारा बुलाया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बारे में PTI से कोई यकीन दहानी या कोई कॉन्फ्रेंस उनकी ले लें कि वो शामिल होंगे तो दोबारा बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद हुकूमत हैं, हुकूमत कोई उनसे अलग तो नहीं है, और अगर उनका राब्ता हो जाता है PTI से और वो मुज़ाकरात की या उनके साथ मिल बैठने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि वो हमारी कामयाबी है। हम तो इसमें नहीं कामयाब हो सके। अगर बिलावल साहब इस बारे में कोई पेशरफ्त करें तो हम उसको वेलकम करेंगे, वज़ीर आज़म भी वेलकम करेंगे। इसके अलावा खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी अक्सरियती राय थी कि दहशतगर्दी के मसले पर PTI को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करके अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, लेकिन फिर अचानक आखिरी वक्त पर इस अक्सरियती फैसले को तब्दील करके इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया गया और पार्टी एक कन्फ्यूजन का शिकार नजर आई। बाद में खुद इमरान खान ने भी इजलास में शिरकत न करने के फैसले की तायद कर दी थी, लेकिन कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी और अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमती जमातों को भी आना चाहिए। आप हुकूमत के बुलाने पे नहीं गए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, तो ईद के बाद अगर आप APC बुला रहे हैं तो वो क्यों आएंगे आपकी पार्टी में? मेरे ख्याल में दोनों को जाना चाहिए था, हमें भी जाना चाहिए था और उनको भी आना चाहिए। मगर यह भी वाज़ेह रहे कि महमूद खान अचरजई की सरबराही में कायम अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईद के बाद बुलाई जाने वाली APC में हुकूमती जमातों को मदऊ न करने का ऐलान कर रखा है। ताहम अब बिलावल भुट्टो जरदारी की हालिया तजवीज़ और पेशकश से सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सबसे अहम सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो PTI को कैसे कायल करेंगे और इमरान खान क्यों उनकी बात मानेंगे, जबकि खुद तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा भी रखती है। पार्टी के अंदरूनी झगड़े और अख्तलाफात कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। वुकला की आपस की कोऑर्डिनेशन पर भी सवालात उठ रहे हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो इमरान खान के वकील पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से समाअत ईद के बाद तक मुलतवी हो गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने एतराज़ात के साथ समाअत शुरू की तो वकील शोएब शाहीन ने इस्तदा की कि मरकज़ी वकील सलमान सफदर अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में ये केस रख ले। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा कि ईद के बाद ये केस रख लेंगे। इसके बाद इमरान खान के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने सलमान सफदर का 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने केस ही नहीं सुना, 1 मिनट भी नहीं उन्होंने इंतज़ार किया सलमान सफदर के पहुंचने का। ये इतना अहम केस है जिसमें इमरान खान को 14 साल सज़ा और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा है। ये कभी हमने देखा नहीं है कि जज साहब 5 मिनट भी ना दें
कि सलमान लॉयर का इंतज़ार कर लें। तो ये मुझे तो समझ नहीं आई कि आज ये डोगर साहब शायद इसीलिए आए हो, यही काम करने आए हो। जजेस के ऊपर आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। ये पूरे ख़ास ये शख्स लाए गए हैं, अगर सीनियरिटी भी नहीं है, पूरे रूल्स 26वीं तरमीम कभी ना भूलें, वो बनाई इसलिए गई है इमरान खान के लिए और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अदालती हुक्म के बाद इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया, लेकिन इसके हवाले से आज एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो गया। इमरान खान और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में मुलाकात के दिन आज बाबर आवान को मुलाकात की इजाज़त मिलने पर अडयाला जेल गेट नंबर 5 पर तनाज़ा खड़ा हुआ और सलमान अकरम राजा ने बाबर आवान को इजाज़त मिलने पर एतराज़ किया और उनकी जेल अमले से तकरार भी हुई। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले से मुकालमा करते हुए कहा कि आप डिसिप्लिन कायम करें, बाबर आवान का नाम हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, आप बाबर आवान को अंदर क्यों लाएं? उनकी गाड़ी भी जेल के गेट से अंदर मंगवा ली गई। हमने जो 6 नाम दिए सिर्फ उन्हीं को मुलाकात की इजाज़त दें। जेल के अमले ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे, जिनको इजाज़त मिली उनके नामों से आगाह कर दिया। सलमान अकरम राजा ने जेल अमले से कहा कि आप बाबर आवान का नाम लिस्ट से निकालें, वो नाम हमने नहीं दिया। अगर आप बाबर आवान को भेजेंगे तो मैं इसी जगह एहतजाज करूँगा, आप बाबर आवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से करवाई जा रही हैं। इमरान खान को बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है, जबकि इमरान खान से आज उनकी बहनों की मुलाकात भी नहीं हो सकी, जिसके बाद अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2.5 घंटे अंदर बिठाया गया मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। बुशरा बीबी की फैमिली भी आ गई, उनकी बेटी और उनकी भाभी भी आ गई, उनको अंदर ले गए, बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी। अंदर बिल्डिंग का गेट है, उसके बाहर हम 2.5 घंटे बैठे रहे हैं और उन्होंने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई। आज फैमिली की 1-2 जो लॉयर्स थे, जैसे हामिद खान है और वो भंडारी साहब हैं, वो बाहर बैठे थे गेट पे, उनके नाम थे लिस्ट पे, उनको इजाज़त नहीं मिली। एक तरफ से केस डिले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप फैमिली की मुलाकात नहीं करवाने दे रहे हैं। ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाई गई कि जो लिस्ट पे नाम है वो भी मुलाकात करवाएं? अब मुझे जज साहब से ये पूछना है जाकर खुद, ये तो इम्प्लीमेंट करवा दिया कि मुंह बंद करते हैं सारे और आके मीडिया से बात ना करें, तो ये जो बाकी सारा कुछ आपने वो भी बंद करवा दिया है। क्या इमरान खान को आप आइसोलेशन में रखना चाह रहे हैं? दूसरी तरफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की कल होने वाली समाअत मनसूख कर दी गई है और अदालती अमले की जानिब से इमरान खान के वकला को आगाह कर दिया गया है। कल अदालत की जानिब से तोशाखाना 2 केस की नई तारीख दी जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता से। इन्होंने आज इमरान खान से जेल में मुलाकात भी की है। इससे पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से खड़े होने वाले तनाज़े पर भी बात करेंगे। शब्बीर डार, इजाज़त तो दे दी गई कि मुलाकात करवाई जा सकती है बानी PTI इमरान खान से, लेकिन जब ये तनाज़ा खड़ा हुआ तो उसके बारे में कुछ पता लगा कि किस तरह से वो नाम आया जिस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से एतराज़ किया जा रहा था कि वो नाम उन्होंने शामिल नहीं किया फहरिस्त में, फिर भी वो नाम शामिल हो गया, उनको मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। जुनैद, PTI के अंदर आपसी इख्तिलाफात और मुखासमत हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। हर मुलाकात पर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर हम देख रहे हैं कि हर मुलाकात पर कोई नया तनाज़ा सामने आता है। आपने देखा होगा अलीमा खान की आपसे कुछ दिन का पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनकी वकला से तल्ख कलामी हुई थी। इसी तरह शोएब शाहीन का भी वाक़या आपके सामने है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच की जो अहकामात है उनकी रोशनी में आज मुलाकात, पहली मुलाकात थी अडयाला जेल में और इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान मुलाकात के लिए आए थे। इसी तरह बुशरा बीबी की बेटी और उनकी एक भाभी भी मुलाकात के लिए आई थी और जो सलमान अकरम राजा हैं, नियाजुल्लाह नियाजी है, दीगर वकला भी मुलाकात के लिए आए थे। अच्छा, बाबर आवान का जो नाम है वो फहरिस्त में नहीं था, लेकिन बाबर आवान इन सबसे पहले अडयाला जेल पहुंचे और उन्होंने गेट नंबर 5 पर अपना नाम लिखवाया जेल अमले के पास और उसके करीबन 15-20 मिनट बाद जो है सलमान अकरम राजा साहब भी पहुंचे और उन्होंने जेल अमले को अपनी फहरिस्त दी कि ये फहरिस्त है हमारी और ये इन लोगों ने आज मुलाकात करनी थी। तो उनको बताया गया कि बाबर आवान साहब भी आए हैं तो उन्होंने भी नाम लिखवाया। तो सलमान अकरम राजा ने बाबर आवान का नाम फहरिस्त से कटवाया उस वक्त और उन्होंने कहा कि मैं जो नाम दूंगा, मैं जो फहरिस्त दूंगा, सिर्फ उन लोगों की मुलाकात होगी। बाबर आवान का नाम उन्होंने लिस्ट से निकलवाया और उन्होंने कहा कि बाबर आवान अंदर नहीं जाएंगे। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने जेल अमले को बताया। उसके बाद इमरान खान की जो बहन है वो मुलाकात के लिए अंदर चली गई और
बुशरा बीबी की बेटी भी मुलाकात के लिए अंदर चली गई। तो काफी देर बाद करीबन आधा पौना घंटा गुजर गया तो बुशरा बीबी की जो बेटी है, जो भाभी है, वो पहले निकली, उनकी मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से। लेकिन जब उसके बाद अलीमा खान बाहर आई तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई है, हमें 2.5 घंटे तक जेल के अंदर बिठाया गया लेकिन मुलाकात नहीं दी गई। अच्छा, उसके बाद जो बाबर आवान का मसला था वो इस पर गुफ्तगू चल रही थी। गेट नंबर 5 पे सलमान अकबर राजा मुसलसल इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबर आवान की जगह आजम स्वाति का नाम फेहरिस्त में डलवाया और उन्होंने उस वक्त जेल अमले को बताया कि अगर बाबर आवान अंदर मुलाकात के लिए चले गए तो मैं इस पर एहतजाज करूंगा, क्योंकि अदालत ने मुझे कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है और हमने अदालत में अंडरटेकिंग की है, हमने अदालत में केस प्लीड किया है, लिहाजा हम जो नाम देंगे, हमारी जो फेहरिस्त है उस पर जो है लोगों को अंदर जाने दिया जाए। इस पर जेल अमले ने उनसे कहा कि आपका नाम और दीगर जो लोग 2-4 लोग हैं आप पहले चले जाएं, बाबर आवान को हम नहीं जाने देते हैं, आप लेकिन मुलाकात के लिए चले जाएं। उसके बाद सलमान अकबर राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और नईम पंजोता दीगर वकला जो है वो अंदर चले गए और उसके बाद बाबर आवान भी जो है अडियाला जेल के अंदर मुलाकात के लिए गए। लेकिन जब बाहर वो आए, दोनों, पहले बाबर आवान साहब बाहर आए तो हमने उनसे पूछा कि आपके नाम पर तो एतराजात उठाए गए थे तो आप किस तरह गए। उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर बात करूंगा तो पार्टी में मसाइल पैदा होते हैं, इख्तिलाफ पैदा होते हैं, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन मैंने खान साहब तक ये बात जरूर पहुंचाई है। और उसके बाद सलमान अकबर राजा साहब जब बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने बात की है इमरान खान से कि जो आपकी फहरिस्त हैं, आपकी जो मुलाकातों का सिलसिला है, इस पर गुफ्तगू हुई है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है और मैंने खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी बताया कि वहां पर जिस तरह से हमने अंडरटेकिंग दी और मैंने उनको बताया कि हमारे लिए मीडिया से गुफ्तगू जरूरी नहीं है, हमारे लिए मुलाकातें जरूरी है और मीडिया से गुफ्तगू हम इस्लामाबाद जाकर भी कर सकते हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीडिया पर गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई है। मैंने उनसे पूछा कि बाबर आवान का मसला वहां पे उठा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने इमरान खान को बताया कि ये इस तरह जो है मुलाकातें ऊपर से हो रही हैं, बेहतर ये होगा कि जो लीडरशिप नाम देगी तो उन पर इक्तफा किया जाए। लेकिन जब ये सलमान अकबर राजा साहब जब ये बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मेरी बात की तायीद की है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बाद में हमारे जराये ने बताया कि बाबर आवान ने इस गुफ्तगू का आगाज किया है इमरान खान के सामने और इमरान खान ने बाबर आवान की तारीफ भी की है और सलमान अकबर राजा ने भी बाबर आवान की तारीफ की है इमरान खान के सामने कि ये हमारे बड़े हैं, ये बड़े अच्छे हैं और उनकी तारीफें की है। लेकिन बाबर आवान जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर बात करने से फिर मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा जो मुलाकातों का सिलसिला है इसमें जहां तक जेल अमले, जेल हुकाम की जानिब से जो रुकावटें डाली जा रही है या जो अदालती अहकामात है वो अपनी जगह है, लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके अंदर भी इख्तिलाफात है। इस मुलाकातों को बेडार, बहुत शुक्रिया, तफसील उन्होंने बताई है जिसमें कुछ दिलचस्प पहलू भी सामने आए हैं। इजाजत मिलने के बाद जेल में मुलाकातों के सिलसिले में क्या कुछ हुआ, नईम पंजोता से ही इस बारे में बात करेंगे। नईम साहब शुक्रिया आपके वक्त का प्रोग्राम में। पहले तो सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के बानी रिहा नहीं हुए हैं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, किसी भी तरह के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके मसाइल सुने जाएँ, उसका हल निकले, वो कौमी सेटअप का हिस्सा भी बने, उनकी नुमाइंदगी भी हो, तो फिर तहरीक इंसाफ क्यों शामिल नहीं होती ऐसे मौक़ों पे जहां उसको दावत दी जाती है? जैसे कि एक बहुत अच्छा मौका था कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने का, उसके बावजूद अब बिलावल भुट्टो ने ये तजवीज़ दी है कि दोबारा इजलास बुलाया जाए, तहरीक इंसाफ को दोबारा दावत दी जाए उसमें शिरकत के लिए। बहुत शुक्रिया जुनैद भैया, आपने मौका दिया। देखें, आज भी हमारी खान साहब से मुलाकात हुई है और खान साहब इस मुल्क की खातिर अडयाला जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में हैं और तमाम हमारे वर्कर्स लीडरशिप जेल में हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनके राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, किताबों की एक्सेस नहीं है, जहाँ तक मामला है उनके डॉक्टर की रसाई का वो भी नहीं है, जहाँ तक मामला है उनके बच्चों से फ़ोन पर बात करवाने का वो भी नहीं, और सियासी लोगों की मुलाकात भी अभी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। लेकिन आज हमने देखा कि अडयाला जेल में
जब वकला के नाम जो हमने TCS किए थे, वैसे भी हमने रिटर्न भी जाकर दी थी एप्लीकेशन, जो कि नहीं ली गई थी, लेकिन TCS भी भिजवाए थे, तो उसके मुताबिक अंदर मुलाकात नहीं करवाएगी। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर भी इमरान खान इस मुल्क की खातिर जो है वो उन्होंने हमेशा पेन लिया, उन्होंने हमेशा बात की। आपने जो उस मीटिंग का हवाला दिया उसके अंदर बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ हमारा है और हम पहले भी बयान कर चुके हैं। हम वाज़िया कह रहे हैं कि जब तक आप पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको नहीं बुलाएंगे, नहीं बिठाएंगे, जब तक जिनके पीछे अवाम की सपोर्ट है उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो किसी भी मामले का हल नहीं निकल सकता। इमरान खान सबसे बड़ी जमात के सरबराह, वो जमात जो वफाक की अलामत है, जो तमाम सूबों में AJKGP में, आप खान साहब को नहीं बुलाएंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान के जो हालात हैं वहाँ के स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाएंगे, KP के तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाएंगे, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आप पूरी कौम का इत्तफाक चाहते हैं और कोई भी ऑपरेशन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं या मसाइल का हल निकालना चाहते हैं? आपने देखा नहीं मेहर पंजोता साहब, आप अली अमीन गड्डापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नहीं मानते, क्योंकि वो तो थे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में? बिल्कुल वो थे, तो क्या उनकी बात मानी गई है? क्या उनके बात के ऊपर अमल किया गया है? JUI के वहाँ पर लीडर भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब, क्या उनकी बात मानी गई है? तो फिर आपकी जमात के अंदर ये राय पहले से क्यों थी कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए, और ये अक्सरती राय थी जिसको बाद में बदल दिया गया, और अब अली मोहम्मद खान साहब के बयान से भी ये बात वाज़ेह हो गई जो उन्होंने कैपिटल टॉक में दिया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए थी। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो APC बुलाई जा रही है दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर, उसमें भी हुकूमत में शामिल जमातों को शामिल होना चाहिए। देखें, बात यह है कि जब आप सिर्फ़ और सिर्फ बुला रहे हैं, कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, और आपने वो मीटिंग रखनी है, उस मीटिंग की है, और उस मीटिंग के अंदर जो लोग जिन्होंने ऑपरेशन को अपोज़ किया, उसके बावजूद आपने एक अलामिया देखा, जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन भी होगा और हार्ड स्टेट पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जाएगी, जिस पर तमाम लोगों ने रद्दअमल दिया कि हमने इसकी मुखालफत की है। फिर आपको बयान देना पड़ा कि हम नए ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे। तो अगर वो 14 MNA चले भी जाते या कोई और बंदा भी चला जाता है, तो जब आपने फैसले ही अपने मुताबिक करना है तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन जो अली मोहम्मद खान साहब ने बात की, देखें, उनकी राय हो सकती है, उनकी राय अपनी, हर बंदे अपना मौक़िफ़ रखता है, लेकिन मैंने आपके सामने रखा कि जो हमने फ़ैसला लिया था कि हम उसके अंदर नहीं जाएंगे जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को, इमरान खान साहब को, देखें, अगर कोई बंदा 302 के अंदर भी कैद है ना, उसे सज़ाए मौत भी हुई है या कोई और किसी जुर्म के अंदर है, तो उसके वालिदैन फौत हो जाते हैं या कोई और उसका करीबी रिश्तेदार भाई फौत हो जाता है, बहन फौत हो जाती है, तो पे रोल के ऊपर उसे लाया जाता है और वहाँ उस जनाजे के अंदर शिरकत के लिए इजाज़त दी जाती है, साथ एहलकार भी मौजूद होते हैं। यानी मुल्की सलामती का मामला है और आप इतने इसके अंदर गैर संजीदा हैं कि सबसे बड़ी जमात जिसके पीछे कौम खड़ी है, इमरान खान के पीछे 90 से 94% लोग जो हैं ताज़ा सर्वे के मुताबिक उसके साथ हैं। तो आप अगर ये इतना संगीन है मामला, सिर्फ अपनी अना और जिद के अंदर। आज की मुलाकात में बात हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान है, उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ को शामिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कह दिया गया कि बिलावल भुट्टो राब्ता कर लें तहरीक इंसाफ से, वो उनको मना लें। आपकी बात हुई इससे मुताल्लिक बानी PTI से? देखें, बिलावल जो हैं, क्या उनको पीछे से हदायत या उनको आशीर्वाद हासिल है कि आप ये इख्तियार रखते हैं? अगर तो वो उनको आशीर्वाद या इख्तियार है इसका, तो वाज़ह पहले दे दें, और अगर उनको इख्तियार है ही नहीं तो फिर कोई भी बात, क्योंकि एक तरफ तो हम उनके बयानात देखते हैं कि ये हुकूमत जो है ठीक नहीं चल रही, इसकी पॉलिसियाँ गलत हैं, मईशत ठीक नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, क्योंकि जब उनको पावर के अंदर, यानी उनको वो जो चाहते हैं कि ठेके मिलें, वो उनको जो चाहते हैं कि उनके मुताबिक DC DPO लगें या उनके मुताबिक उनके काम नहीं हो रहे, तरक्याती काम, फंड्स नहीं मिल रहे, तो फिर वो फ़ौरन एक नैरेटिव बनाते हैं। क्या उसी तरह का ये नैरेटिव है, ये बयान है, या कोई पीछे से आशीर्वाद है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक बानी PTI रहा नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। देखें, बानी PTI हम ये कहते हैं पेरोल पे बुलाइए। अगर आप सेनेटर्स को, MNAs को बुलाते हैं, आप बलूचिस्तान के नुमाइंदों को क्यों नहीं बुला रहे? आप तो कहीं भी सीरियस नहीं है ना, आप चाहते ही नहीं है कि मुल्क के अंदर ये मसाइल हल हो, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर है। आप ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं जब तहरीक इंसाफ के पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप ये बात तब कह रहे हैं जब तहरीक इंसाफ के अंदर इस कदर ग्रुप बंदी है कि गुज़श्ता रोज़ जिस जज की जानिब से इजाज़त मिली है मुलाकातें बहाल करने पे, उसी पे ही आपकी पार्टी के अंदर से आज तनकीद की जा रही है।
और एक ग्रुप की मुलाकात हो जाती है, एक ग्रुप की मुलाकात नहीं होती। एक ग्रुप दूसरे मुलाकात करने पर एतराज़ कर रहा है, दूसरा ग्रुप एक मुलाकात होने पर एतराज़ कर रहा है। वकील वहाँ मौजूद नहीं है अदालत में, उस पर समाअत मुलतवी हो जाती है, उस पर भी तनकीद जज साहिबान पर की जा रही है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई कम इख्तलाफात नहीं है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि कोई ग्रुप बने हुए हैं या ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे को काटने पर लगे हुए हैं, फलाना ग्रुप जो है वो मिल रहा है, फलाना नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक राय साहब की बात है तो राय साहब को इमरान खान साहब ने जो है वो अपना फोकल पर्सन कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ है। राय साहब हैं, गौर साहब हैं, इंतज़ार पंजोत हैं, ये 3 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए गए थे जेल के हवाले से, जिनकी बाकायदा तौर पर हमने नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दिए थे, जो कि कल का ऑर्डर भी आया जिसके अंदर अब उनका जिक्र आएगा आपके सामने जब तफसीली फैसला आएगा। तो उन्होंने नाम भेजने होते हैं, उसी तरीके से जाते हैं। खान साहब से भी नाम पहले लिए गए, लेकिन मसला ये था कि जब खान साहब नाम देते थे तो बाहर से नाम जो हैं जो भिजवाए जाते थे खान साहब की तरफ से, वो ऐसा उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता था। तो अपनी मर्जी से, यानी कि लोगों को अंदर लेकर आ जाना, जिनको उन्होंने बुलाया नहीं है उनको अंदर लेकर आ जाना। नहीं साहब, आपसे इसलिए ये सवाल जरूरी बनता है चूंकि आप भी मुलाकात करने में शामिल थे। सलमान अकरम राजा साहब के मौक़िफ़ से लगता है कि बाबर अवान साहब का नाम और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात सलमान अकरम राजा या उनकी जो टीम है उसकी मर्ज़ी के बगैर हुई, वो ये तासुर दे रहे हैं। लेकिन अंदर से खबर ये आ रही है कि बानी चेयरमैन की मर्ज़ी से हुई है ये मुलाकात। और अभी शब्बीर डार साहब ने, जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उन्होंने बात करते हुए कहा कि अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी बाबर अवान की अहमियत को तस्लीम किया और बानी PTI ने भी उनकी अहमियत और उनकी हैसियत को तस्लीम किया। देखिए, जो बाबर अवान साहब हैं हमारे बड़े सीनियर जो है वो वकील हैं, हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमसे वो पुराने हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि कोई ऐसा इख्तलाफ के राय साहब उनकी मुखालफत कर रहे थे, तो ऐसा मामला नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक राजा साहब ने नाम भिजवाने थे, जो 6 नाम थे भिजवाए गए थे, उनमें बाबर अवान साहब का नाम नहीं था। तो यकीनन राय साहब ये चाह रहे थे कि जो नाम भिजवाए गए हैं उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाए। वो इस वजह से कि कल ये ना कहें कि आपने जो नाम भिजवाए थे आपने खुद ही उस रूल की वायलेशन कर दी है। तो उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने कहा कि 2 लाहौर से वकील बनाए गए हैं, हमारे 6 वकला के नाम भिजवाइए और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा भिजवा सकते हैं तो एक्स्ट्रा को भी भिजवा दीजिए, जो कि बीबी साहबा के वो उस खाते के अंदर, यानी कि बीबी से भी तो लॉयर्स की मुलाकात होनी है ना, तो 6 लोग तो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने 5 लोगों को इजाज़त दी, 2 लोगों को जो बड़े सीनियर्स थे उनको ड्रॉप किया, जैसे उज़ैर भंडारी साहब या हामिद खान साहब, उनका नाम हमने भेजा हुआ था। तो जब ये SOPs तय हुए हैं और लिस्ट के अंदर जो नाम मौजूद होंगे उनको आपने मिलवाना है, तो फिर मेरा ख्याल में ये कोई मामला वहाँ पर होता ही नहीं, क्योंकि ये मामला वहाँ पर क्रिएट किया। लेकिन देखें, क्या ये फैसला हुआ है आपकी जमात में कि महाजराई नहीं करनी, दर्जा हरारत कम करना है, सख्त बयानात नहीं देने, ऐसा कोई फैसला हुआ है या ऐसी कोई बात नहीं हुई पार्टी के अंदर? नहीं, देखें, बयानात की अगर बात की जाए या कोई ऐसा मामला किया जाए, देखें खान साहब के मौक़िफ़ को तमाम लोग सपोर्ट करते हैं। इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका हर वर्कर, और जो खान साहब का हुक्म होता है उस हुक्म के ऊपर अमल पैरा होते हैं। 1 इंच भी कोई लीडर जो है इमरान खान के जो विजन है, जो नज़रिया है, उससे पीछे नहीं हटा, ना ही कोई ऐसा अमल है। जहाँ पर बात है मुल्क के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आएगा, अगवा हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, छापे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल है, लोगों को उठाया जाता है, शहीद किया गया है, हम तो उस बात को हाईलाइट करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर फ्री इलेक्शन होना चाहिए, पीका लॉ इसलिए लेकर आया कि सहाफ़ियों का गला घूंटा जाए। तो ये जो फस्तायत है या एक सिस्टम बनाया गया है, 26वीं तरमीम, जजेस को खामोश कराना, अपनी मर्जी के फैसले कराना, मर्जी के केसेस के अंदर कार्रवाइयां करवाना। अलकादर ट्रस्ट ही देख लें आप कि उसके अंदर जानबूझकर जज ने फैसला महफूज रखा और सुनाया नहीं, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो जजेस आकर बैठा दिए जाए जो 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर आने, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रही है, और फिर उनके उसमें हुकूमत में शामिल जमातों को मदऊ करेंगे जो तहरीक इंसाफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रही है? देखिए, बिल्कुल जी, हम जो है वो तमाम जमातें, चाहे वो हुकूमत या उसके साथ जितने भी इत्तेहादी हैं, जितनी भी जमातें, देखें ये मुल्की मामला है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई वजारतें यहाँ पर बांटनी है जिसके लिए हम बुला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन की बात है, तो अमन की बात के लिए हम तमाम जमातों को, क्योंकि इनसे तो वो हुआ नहीं ना,
इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पर हुकूमती फार्म 47 किया है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ आप कह रहे हैं जी आए जी वज़ीर आला बलूचिस्तान आए, भाई उसको मैंडेट ही नहीं अवाम ने दिया। तो हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारा अलाइंस जो है वो उन लोगों के साथ है जो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अमन के लिए हम तमाम लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता प्रोग्राम में बात करने के लिए। दूसरी जानिब हाल ही में सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स की सख्त मुखालफत और खदशात के बावजूद हुकूमत ने मुतनाज़ पेका एक्ट में मज़ीद तरमीम कर ली थी और अब ये खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। पेका एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले सहाफ़ी फरहान मलिक के केस में आज ड्रामाई सूरत हाल दिखाई दी। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर फरहान मलिक को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रियासत मुखालिफ वीडियोस पोस्ट हुई हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी क्या वीडियोस हैं, केस में मुद्दई कौन है। अदालत ने फरहान मलिक से पूछा कि आपको मारा तो नहीं है, हरासा तो नहीं किया जा रहा। फरहान मलिक ने कहा कि उनके स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तंबीह की कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को शो कॉज करेंगे। समाअत के बाद अदालत ने FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया, मगर नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर के मुताबिक FIA के तफ्तीशी अफसर फरहान मलिक को जेल के बजाय FIA के दफ्तर ले गए। अदालत ने 1:10 पर फरहान मलिक को जेल भेजने का हुक्म दिया, मगर फरहान मलिक को जेल नहीं पहुंचाया गया और वो अभी तक FIA के पास ही है। ये सवाल उठ रहा है कि वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद फरहान मलिक को FIA ने क्यों अपनी तहवील में रखा हुआ है। मगर सिर्फ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ ही नहीं, बल्कि आम शहरियों के खिलाफ भी पेका के बज़ाहिर गैर ज़रूरी इस्तेमाल के केसेस सामने आ रहे हैं। रावलपिंडी में वीडियो अपलोड करने पर दुकानदार के खिलाफ पेका के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकानदार ने खातून की गाड़ी लिफ्टर से उठाने की ट्रैफिक पुलिस की वीडियो अपलोड की थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून लिफ्टर पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नत समाजत करती नजर आ रही हैं। वीडियो में खातून को IG इस्लामाबाद से अपील भी करते देखा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने इस वीडियो को बदनीयती पर मबनी करार दिया और दुकानदार के खिलाफ पेका के तहत मुकदमा बना दिया, मगर मुतासरा दुकानदार ने 50,000 के मशलकों के एवज 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर ली है। मुतासरा दुकानदार का मौक़िफ़ है कि खातून अपनी 4 बच्चियों के साथ गाड़ी के टायर बदलवाने आई थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया और उसने कोई बात सुने बगैर खातून की गाड़ी उठा ली। पुलिस एहलकार ने कोई बात नहीं सुनी तो इस पर वाक़े की वीडियो बना ली थी। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अभी बात पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां बेहंगम ट्रैफिक का मसला किसी तरह हल नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक के हाथों रोज़ाना की बुनियाद पर मासूम जाने जा रही हैं, मगर ये मसला हल होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की तेज़ रफ्तारी के बायस इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामिला खातून और उनके शौहर जाँ बहक हो गए। खातून ने ज़ख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा आज अदा की गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया है, जबकि हादसे के मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की गई हैं। कराची में इस साल अब तक 3 माह से भी कम अरसे में हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक होने वालों की तादाद 68 हो चुकी है। हम बात करेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। राहील, ये वाक़यात तो बढ़ते जा रहे हैं। बदकिस्मती से कराची में जहाँ बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए नज़्म ज़ब्त का, वहाँ आधे से ज़्यादा शहरी तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे नहीं रुकते, जो परवाह नहीं करते ट्रैफिक सिग्नल्स की। आधे लोग शायद इसलिए नहीं रुकते कि उनको इशारे पर लूटने के लिए कोई ना आ जाए। कुछ हकाइक पता लगे हैं कि हो क्या रहा है, ये किस तरह की हैवी ट्रैफिक है जो ट्रैफिक सिग्नल्स को नहीं देख सकती, अपने सामने आने वाले आवाम मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी में उनको नहीं देख सकती और उनको रौंदते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक वाक़या हो रहा है, जानें ज़ाया हो रही हैं। देखिए, स्पेसिफ़िकली अगर हम सिर्फ कल वाले वाक़े पर बात करें तो उस सिलसिले में कराची के ट्रैफिक पुलिस में खुसूसी यूनिट बनाया गया था इसी किस्म के हादसात की रोकथाम के लिए, कि वो उसको क्रिटिकली एनालाइज़ किया जाता है उसके बाद कि हादसा किस तरह से पेश आया, उसकी वजूहात क्या थी और उसकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है। कल वाला जो हादसा था उस पर उस यूनिट ने खुसूसी तौर पर काम किया, जिसमें ये फाइंडिंग सामने आई। अब तक जो हमारी DIG ट्रैफिक से ही बात हुई, उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को कंफर्म किया कि उसका जो टैंकर का ड्राइवर था उसका ये कहना है कि उनके यहाँ जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 24 घंटे के हैं, यानी 24 घंटे वो काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं, टैंकर चलाते हैं और 24 घंटे उनको आराम मिलता है। तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर कि एक ड्राइवर जो वो 24 घंटे तक ड्यूटी करता रहे। ये मुमकिन नहीं है कि उस 24 घंटे के दौरान उसको नींद ना आए या उसको थकावट का शिकार ना हो। जो इसमें सबसे पहली बुनियादी गलती थी वो उस ड्राइवर की नींद, थकन और उसकी गफलत शामिल थी। दूसरा, वो ओवर स्पीड था।
तीसरा वो जो जिस तरह से अपने मुखालिफ लेन में चला गया, रॉन्ग साइड चला गया, तो उस दो सड़कों के बीच में जो दीवार बनाई जाती है, जो फुटपाथ होती है, वो कंक्रीट की नहीं थी, वो इस लेवल की नहीं थी कि उस टैंकर को रोक पाती। अगर वो बीच की दीवार या बीच का जो सेपरेशन है वो कंक्रीट बेस होता या उस लेवल का बना हुआ होता तो यकीनी तौर पर यह हादसा रुक सकता था, वो टैंकर दूसरी तरफ नहीं जाता। उसमें और भी मज़ीद चीज़ें सामने आई जो उस यूनिट ने इंस्पेक्शन करी, तो उसके मुताबिक जो टैंकर है उसमें जो फ्रंट उसका है उसमें हिफाजती शील्ड नहीं लगी हुई थी। अगर हिफाजती शील्ड होती तो यकीनी तौर पर मोटरसाइकिल सवार उससे बच सकते थे, एटलीस्ट वो टायरों के नीचे नहीं आते। उनको हिट तो वो ज़रूर होते, लेकिन वो टायरों के नीचे जिस तरह से आके कुचले गए वो चीज़ नहीं होती। तो इस तरह से जो फाइंडिंग्स आई हैं इस स्पेसिफिक इस हादसे में, तो यकीनी तौर पर यह हादसा रुक सकता था। और जिस मकाम पर यह हादसा हुआ वहाँ पर ना ही कोई स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए और ना ही किसी और किस्म के ट्रैफिक के साइन लगे हुए। तो ये वो सारी चीज़ें राहिल, जो मुतासरा खानदान है, जो मियाँ बीवी जाँ भाग हुए हैं, नौमौलूद बच्चा भी जाँ भाग हो गया, वो खातून हामिला थी, इस कदर ये दर्दनाक वाक़या है। इस वाक़े के बाद कोई हुकूमती ज़िम्मेदार, कोई इंतज़ामिया का नुमाइंदा उस ख़ानदान के घर गया, उनकी कोई दादरसी करने की कोशिश की गई, उनके लिए किसी किस्म की इमदाद का ऐलान किया गया है? किसको सज़ा देनी है, किसको ज़िम्मेदार ठहराना है, ये तो काफ़ी लंबा अमल है। क्या उससे पहले कुछ किया गया है अभी तक? देखिए, हमारी उस फैमिली से बात हुई तो दोपहर तक, तो जब हमारी दोपहर में और उसके बाद शाम में भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनसे अब तक किसी भी किस्म की हुकूमती सतह पर कोई रब्ता नहीं हुआ है यकीनी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सियासी शख्सियात थी जो उनके घर भी गई और उनके नमाज जनाजा में भी शिरकत की। और बाकी रही इन्वेस्टिगेशन की बात, तो पुलिस ने इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था, FIR भी हो गई है। लेकिन चूँकि पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे वाक़यात हैं जिस किस्म के हादसा होते हैं तो बेल हो जाती है, बेलेबल सेक्शंस उसमें लगती हैं और ना सिर्फ ड्राइवर बाहर आ जाता है बल्कि वो गाड़ी भी बाहर आ जाती है। इस सिलसिले में हमारी तफसीली बात हुई DIG ट्रैफिक से, तो बताते हैं कि अब चूँकि जिस तरह से ये चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं, डिस्कस हो रही हैं और फिर इस पर कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कॉल की गई है, तो इसमें अब लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं कि जो हैवी ट्रैफिक्स हैं उनके हादसा या उनके जो जिम्मेदार हज़रात होते हैं, जो ड्राइवर हज़रात होते हैं, तो उनके खिलाफ जो है कानून साजी की जाए कि किसी तरह से ये उनको कम सज़ा का खौफ हो, कुछ सज़ा बढ़ सके। और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था कि जो हैवी ट्रैफिक है, ख़ुसूसी तौर पर डंपर और वाटर टैंकर, उनके जो केबिन है उनके अंदर CCTV कैमरास इंस्टॉलेशन जारी है और अब तक जो है 500 से 550 डंपर्स में वो लगाए जा चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ अभी उसको ग्रेजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लाया जाएगा ताकि हादसात की जो है वो भी मालूम हो सके कि अंदर ड्राइवर जो है उसको ये खौफ रहे कि उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है उसमें ट्रैकर भी लगाए जा रहे हैं। DIG का ये कहना था कि इन तमाम चीज़ों के लिए कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी रखी गई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शरीक होंगे और जब ये CCTV कैमरे और ट्रैकर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत उम्मीद है यकीनी तौर पर हादसात में जो वो कमी की उम्मीद की जा रही है। जी राहिल सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में ये बड़े हादसात रुक नहीं पा रहे, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं उसके ड्राइवर से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने आए हैं कि वो 24 घंटे ड्राइविंग की ड्यूटी करता है और फिर 24 घंटे के लिए उसको छुट्टी दी जाती है, यानी 24 घंटे मुसलसल वाटर टैंकर की ड्राइविंग करने के साथ साथ वो मौत का परवाना हाथ में लेकर फिर रहा है। और इस तरह के हादसात कराची शहर में बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि कराची के ज़िम्मेदारान के सामने ये सवाल रखें और इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें कि किस तरह इन हादसात को रोका जा सकता है और किस तरह इन हादसात के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दूसरी बार अमेरिका का इक़्तिदार संभालने और पे दर पे सख्त इक़दाम से दुनिया को हिलाने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप और उनकी नई इंतजामिया सिर्फ 2 माह के अंदर ही एक नए और बड़े तनाज़े का शिकार हो गई है। पीर को सीनियर अमेरिकी सहाफ़ी और दी एटलांटिक मैगज़ीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने एक आर्टिकल में इंकशाफ किया कि ट्रंप इंतजामिया के कुछ अहम तरीन ओहदेदारों ने उन्हें सोशल मीडिया ऐप सिग्नल के एक अहम हुकूमती ग्रुप में गलती से ऐड करके 15 मार्च को यमन में हूसी बागियों के ठिकानों पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से चंद घंटे पहले अहम फ़ौजी तफसीलात फराहम की थी, जिसकी खुद वाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी है। जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया के कंडक्ट और हसास मालूमात के हवाले से गैर संजीदगी पर बड़े सवालात उठ गए हैं और इस स्कैंडल को हालिया बरसों में अमरीका की कौमी सलामती की सबसे बड़ी और हैरान कुन लापरवाहियों में से एक करार दिया जा रहा है। अमरीकी सेनेट में भी आज होने वाली इंटेलिजेंस कमेटी की समाअत में अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस की सरबरा तुलसी गेबार्ड और CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ से इस मामले पर सख्त सवालात भी हुए हैं। सहाफ़ी जेफरी गोल्डबर्ग ने पीर को शाया अपने आर्टिकल में इंकशाफ किया था कि अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों ने गलती से उन्हें एक मैसेजिंग चैनल में शामिल कर लिया जहां वो हूसी बागियों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। जेफरी गोल्डबर्ग ने मजीद लिखा
कि दुनिया को 15 मार्च को दोपहर के 2 बजे से कुछ पहले मालूम हुआ कि अमेरिका यमन में हूसी बागियों के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। ताहम मैंने पहली बमबारी से 2 घंटे पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हमला हो सकता है। इसकी वजह यह थी कि सुबह 11:44 पर अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने मुझे जंगी मंसूबा टेक्स्ट कर दिया था। इस मंसूबे में हथियारों के पैकेजेस, अहदाफ और हमले के वक्त से मुतालिक तफसीलात शामिल थी। फिर आगे जेफरी गोल्डबर्ग ने मजीद कहा कि 11 मार्च को उन्हें माइकल वॉल्ट्स नामी शख्स से खुफिया मैसेजिंग सर्विस सिग्नल से कनेक्शन की दरख्वास्त मौसूल हुई। वाज़ेह रहे कि माइकल वॉल्ट्स, जो माइक वॉल्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं और इस वक्त अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर है, जेफरी गोल्डबर्ग के मुताबिक इब्तिदा में उन्हें लगा कि ये माइक वॉल्ट्स नहीं है बल्कि कोई शख्स ये नाम इस्तेमाल करके उनसे कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो क्योंकि माइक वॉल्ट्स से पहले भी मिल चुके थे तो ये उनके लिए ज़्यादा हैरानकुन नहीं था कि वो उनसे रब्ता कर रहे थे। ताहम फिर भी उन्होंने इसे कदरे गैर मामूली ज़रूर समझा, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में कि ट्रंप इंतज़ामिया के सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे हैं और ख़ुद ट्रंप वक्तन फ़वक्तन उन पर तनकीद करते रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने इस उम्मीद पर यह दरख्वास्त कबूल कर ली कि शायद ये अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स ही हैं। 13 मार्च को उन्हें एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ कि उन्हें एक सिग्नल ग्रुप चैट में शामिल कर लिया गया है जिसका नाम OCPC स्मॉल ग्रुप था। जेफरी गोल्डबर्ग ने अमरीकी हुकूमत के बारे में रिपोर्टिंग करने के अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह समझा कि यहाँ PC का मतलब प्रिंसिपल कमेटी है, जो कि अमरीकी काबीना के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी होती है और आमतौर पर सिक्योरिटी के मसाइल से वाबस्ता होती है। जेफरी गोल्डबर्ग के मुताबिक ग्रुप चैट में कुल 18 अरकान थे, जिनमें से एक की शनाख्त MAR के तौर पर की गई, जो मुमकिन तौर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो थे, जबकि एक रुकन की शनाख्त नायब अमरीकी सदर JD वेंस के तौर पर की गई। एक सारिफ का नाम पीट हेग्सेथ था, जो गालिबन अमरीकी वज़ीर दिफा से मंसूब था। इसके अलावा डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ समेत ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वाइल्स और दीगर अहम ओहदेदारों के नामों से मंसूब अकाउंट्स शामिल थे। इसके बाद जेफरी गोल्डबर्ग ने लिखा कि 13 मार्च के बाद से ग्रुप में बातचीत का आगाज़ हो गया, जिसमें यमन में हूसी बागियों के ठिकानों पर हमलों में नायब सदर JD वेंस, मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्स और वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ समेत बाकी अहम अफराद से मंसूब अकाउंट्स की जानिब से तजावीज़ और मैसेजेस आने लगे। 15 मार्च को वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने टीम अपडेट के नाम से एक पैगाम जारी किया, जिसकी मुकम्मल तफसीलात बताए बगैर जेफरी गोल्डबर्ग ने दावा किया कि इसमें हमले से मुतालिक अहम ऑपरेशनल तफसीलात समेत हमलों के अहम अहदाफ और हमलों का वक्त शामिल था। और इन पैगामात में से एक में पीट हेग्सेथ नामी अकाउंट ने कहा कि ये हमले अब से ठीक 2 घंटे बाद यमन में होंगे। जेफरी गोल्डबर्ग ने मजीद कहा कि इसीलिए इन पैगामात की हकीकत जानने के लिए उन्होंने एक सुपरमार्केट की पार्किंग में इंतज़ार किया और ठीक 2 घंटे बाद एक्स पर यह जानने की कोशिश की कि यमन में हमले हुए हैं या नहीं, और ये सच साबित हो गया। यमन के दारुल हुकूमत सना में हमले हो गए। उसके बाद जेफरी गोल्डबर्ग ने लिखा कि मामले की हसासियत जानने पर उन्होंने फ़ौरन ही ग्रुप चैट छोड़ दिया, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स उनके निकलने को भी किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर उन्होंने ग्रुप चैट से निकलने के बाद पीर को माइक वॉल्ट्स को सिग्नल पर एक पैगाम भेजा और कई अमरीकी ओहदेदारों को ईमेल करके ये सवाल किया कि ये ग्रुप वाकई हकीकी था, क्या इन हुकाम को मालूम था कि गोल्डबर्ग को इसमें शामिल किया गया है, और क्या ट्रंप इंतज़ामिया के सीनियर हुकाम हसास गुफ्तगू के लिए बाकायदगी से सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। क्या हुकाम समझते हैं कि इस तरह के चैनल का इस्तेमाल अमरीकी एहलकारों के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है। फिर इस ईमेल के 2 घंटे बाद अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज़ ने इस ग्रुप के असली होने की तस्दीक कर दी और कहा कि वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि कैसे गैर मुतल्लका नंबर इस ग्रुप में शामिल हुआ। और इसके अलावा जेफरी गोल्डबर्ग ने अपनी तहरीर में कई कौमी सलामती के वकला का हवाला देते हुए लिखा है कि माइक वॉल्ट्स मुमकिन तौर पर एस्पेनॉज एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। ऑपोजिशन जमात डेमोक्रेट्स ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और मुसलसल ये दावा कर रही है कि ग्रुप में किसी किस्म के जंगी मंसूबों की तफसीलात नहीं भेजी गई थी, बल्कि वो सहाफ़ी जेफरी गोल्डबर्ग को झूठा करार देकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अहम फ़ौजी तफसीलात भेजने से इनकार करते हुए उल्टा सहाफ़ी जेफरी गोल्डबर्ग को जाली खबरों के जरिए सनसनी फैलाने वाला सहाफ़ी करार दे दिया था। इसी तरह का बयान आज वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने एक्स पर दिया। सदर ट्रंप ने भी ये मामला सामने आने पर शुरू में जेफरी गोल्डबर्ग और उनके इदारे पर सख्त तनकीद की थी, जबकि अब से कुछ देर पहले NBC न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्स की गलती का एतराफ़ करते हुए कहा है कि उन्हें अब भी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स पर एतमाद है। माइक वॉल्ट्स अच्छा इंसान है और उन्होंने इससे सबक सीखा है, जबकि ट्रंप ने इस दौरान दावा किया कि जेफरी गोल्डबर्ग को सिग्नल ग्रुप चैट में शामिल करने वाला एक स्टाफ मेंबर था। प्रोग्राम का अख्ताम होता है, इजाज़त दीजिए।